अक्सर ऐसा होता है ना कि मन में तो ना होता है पर जुबान पर हाँ आ जाता है। तो आज हम इसी आदत, जिसे पीपल प्लीजिंग कहते हैं, इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब कभी कभी तो लगता है जैसे ना कहना दुनिया का सबसे मुश्किल काम हो गया है। या फिर ये महसूस होता है कि अपनी जिंदगी जिंदगी कम और दूसरों को खुश रखने का एक परफॉर्मेंस ज्यादा बन गई है। तो चलिए इस उलझन को थोड़ा सुलझाते हैं। तो चलिए इसकी जड़ तक चलते हैं। आमतौर पर हम सब इसे क्या समझते हैं, यही कि भाई यह तो एक अच्छा इंसान होने की निशानी है। पर साइकोलॉजी की नज़र से देखें ना तो कहानी बिल्कुल अलग है। यह असल में खुद को बचाने का एक सीखा हुआ सर्वाइवल मैकेनिज्म है। मतलब ये दयालु होने के बारे में उतना नहीं है जितना कि रिजेक्ट हो जाने के डर से खुद को बचाने के बारे में है। तो सवाल उठता है कि ये आदत आती कहाँ से है। देखिए, इसका जवाब ना ज्यादातर हमारे बचपन में छुपा होता है। वो शुरुआती साल जहां हमारे व्यवहार की पहली ईंट रखी जाती है। ये सब उस फैमिली ब्लूप्रिंट का हिस्सा है जहां ऐसे पैटर्न बनने शुरू होते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजिस्ट वर्जीनिया सैटीर का। उन्होंने एक खास रोल की पहचान की जिसे वो कहती हैं द प्लेकेटर। प्लेकेटर यानी शांतिदूत। ये परिवार का वो सदस्य होता है जो झगड़े से बचने के लिए हमेशा माफी मांगता है, सबसे सहमत रहता है। सोचिए उस बच्चे के बारे में जो घर में कोई भी बहस हो उसे शांत करने के लिए झट से कह देता है, सॉरी मेरी ही गलती है, भले ही उसकी कोई गलती हो ही ना। और इसी बात को वर्जीनिया सैटीर का ये कोट बहुत गहराई से बताता है कि बच्चे को ये सीखने पर मजबूर किया जाता है कि प्यार कमाना पड़ता है। कैसे? हानि रहित और मददगार बनकर। यहां पर प्यार एक बेसिक हक नहीं रह जाता, बल्कि एक इनाम बन जाता है जिसे हर हाल में जीतना है। अच्छा, इसकी एक और वजह भी है, एक और थ्योरी है। साइकोलॉजिस्ट कार्ल रोजर्स ने इसे नाम दिया कंडीशंस ऑफ वर्थ, मतलब मूल्य की शर्तें। सीधा सा मतलब है इसका कि प्यार और अपनापन बस तभी मिलेगा जब कुछ खास शर्तें पूरी होंगी। और बस यहीं से एक खतरनाक साइकिल शुरू हो जाती है। स्टेप 1, प्यार को परफॉर्मेंस से जोड़ दिया जाता है। जैसे अच्छे नंबर लाओगे तो प्यार मिलेगा। स्टेप 2, इससे मन में एक गहरी सोच बैठ जाती है कि मेरी वैल्यू तो तभी है जब मैं कुछ करके दिखाऊं, मुझे अपनी कीमत कमानी पड़ेगी। और नतीजा, जिंदगी भर का प्रेशर, कुछ हासिल करने का और सबको खुश रखने का। तो ठीक है, ये तो हुई बचपन की बात, पर इसका आज पर क्या असर होता है? होता यह है कि ये अनुभव हमारे अंदर एक इनर क्रिटिक यानी एक ऐसे आलोचक को जन्म देते हैं जो कभी चुप ही नहीं होता। और फिर शुरू होती है एक थका देने वाली लड़ाई इस बात की कि हम असल में कौन हैं और हमें कैसा होना चाहिए। इस सिचुएशन को साइको एनालिस्ट कैरन हॉर्नाई ने एक बहुत ही जबरदस्त नाम दिया है, द टिरेनी ऑफ द शुड्स, यानी चाहिए की तानाशाही। यह हमारे दिमाग में वो आवाज़ है जो लगातार गूंजती रहती है कि मुझे हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए, मुझे कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, या फिर मैं किसी को निराश नहीं कर सकता। तो देखिए, एक तरफ है हमारा आइडियल सेल्फ जो हमेशा मददगार है, कभी ना नहीं कहता, हमेशा मौजूद है। और दूसरी तरफ है हमारा रियल सेल्फ जो थक भी जाता है, जिसे कभी कभी गुस्सा भी आता है और जिसकी अपनी ज़रूरतें भी हैं। और इन्हीं दोनों के बीच एक लगातार खींचतान चलती रहती है। और हॉर्नाई कहती हैं कि यही अंदरूनी लड़ाई एक डिस्पाइज्ड सेल्फ को जन्म देती है। मतलब हम खुद के उस हिस्से से नफरत करने लगते हैं जिसकी अपनी ज़रूरतें हैं, और जब भी कोई अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करता भी है तो उसे फेलियर जैसा महसूस होता है। और ये चीज़ आगे चलकर गहरी न्यूरोसिस की वजह बन सकती है। तो ये तो हुई मन के अंदर की लड़ाई। अब जरा देखते हैं कि ये चीज़ बाहर की दुनिया में, हमारे सोशल रिश्तों में कैसे नजर आती है। सोलोमन एश की एक मशहूर रिसर्च है। वो बताती है कि लोग अक्सर बहुमत से सहमत हो जाते हैं, तब भी जब उन्हें पता हो कि बहुमत गलत है। वजह सिर्फ इतनी कि वो भीड़ से अलग नहीं दिखना चाहते। आज के दौर में देखें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सोशल मीडिया पर किसी ट्रेंड को बस इसलिए फॉलो करना क्योंकि बाकी सब कर रहे हैं, भले ही वो हमें सही ना लगे। मतलब ये जो सोशल प्रेशर है ना, ये इतना पावरफुल हो सकता है कि वो हमारी अपनी सोच पर, हमारे अपनी यकीन पर हावी हो जाता है। हम अपनी राय को किनारे रखकर ग्रुप की राय अपना लेते हैं। क्यों? सिर्फ उस ग्रुप का हिस्सा बने रहने के लिए। और ये सब कुछ हमें एक ऐसी जगह ले आता है जिसे साइकोलॉजी में कहते हैं एक्सटर्नल लोकस ऑफ वैलिडेशन। फैंसी नाम है, पर मतलब सीधा सा है कि हम अपनी सेल्फ वर्थ का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में थमा देते हैं। जैसा साइकोलॉजिस्ट फ्रिट्ज पर्ल्स ने कहा था, ये कुछ ऐसा है जैसे हर मिलने वाले इंसान को अपना जज बना देना और फिर बस उनके फैसले का इंतजार करते रहना।
लेकिन अच्छी बात यह है कि ये कोई हमेशा के लिए बनी रहने वाली चीज नहीं है। यहां से बाहर निकलने का रास्ता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस आदत से निकलकर पर्सनल पीस की तरफ कैसे बढ़ा जा सकता है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये जो बिहेवियर है ना, ये सरवाइव करने के लिए सीखा गया था, खुद को सुरक्षित रखने के लिए। ये कैरेक्टर की कोई कमी नहीं है। और एक सिंपल सा सच है, जो कुछ भी सीखा गया है उसे भुलाया भी जा सकता है। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। ये हमें बदलने की हिम्मत भी देता है और उम्मीद भी। तो आखिर में बस एक सवाल है सोचने के लिए, क्या हो अगर ना कहना कोई फेलियर ना हो, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट का, आत्मसम्मान का एक तरीका हो।